Hello friends, welcome to all of you. Welcome to JRF Chemistry. प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स पढ़े थे। उसमें हम लोगों ने बेसिक बेरिलियम एसीटेट और बेसिक बेरिलियम ऑक्सलेट और बेसिक बेरिलियम नाइट्रेट के स्ट्रक्चर में पढ़े थे। उनमें स्ट्रक्चर्स में हम लोगों ने सीखा था कि जो बेरिलियम एटम है वो टेट्राहीड्रन कॉर्नर्स पे होते हैं और हर एक एजेस के ऊपर जो ब्रिजिंग लिगैंड है वो ब्रिज बनाते हैं। तो इसमें देखिएगा, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी कि वहां पे हमने जो कॉर्नर्स पे लिखा था उसमें बोरान एटम बता दिए थे, तो उसे आप करेक्ट कर लीजिएगा कि वहां पे बेरिलियम एटम ही होगा। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर सेम होगा। दैट इज यहाँ पे बेरिलियम एटम का एक रेगुलर टेट्राहीड्रल होगा, ऑक्सीजन एटम मिडिल में होगा और ऑक्सीलेट ग्रुप जो है वो ब्रिज कर रहा होगा हर एक एज के ऊपर। तो ये बेसिक बेरिलियम ऑक्सीलेट का स्ट्रक्चर है। सिमिलर स्ट्रक्चर बेसिक बेरिलियम नाइट्रेट का है और बेसिक बेरिलियम एसीटेट का भी सिमिलर स्ट्रक्चर। तो थोड़ा सा उसमें करेक्शन था, तो आप करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे सिर्फ बोरान एटम की जगह बेरिलियम एटम होगा। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। बॉन्डिंग इन डाइबोरेन, ये आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें बॉन्डिंग होती है। इसमें कैसी बॉन्डिंग होती है, देखिए B2H6 जो BH3 मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, इसमें अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो इस मॉलिक्यूल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 होंगे। ठीक है, और आपको मालूम है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या उस मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं जिसमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, जब 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलेंगे। अगर 8 से ज्यादा होंगे, जैसे कि इसमें है कि 8 से कम इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल हो गया। अगर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, फॉर एग्जांपल जैसे कि PF5 है, ठीक है, PF5 है, SF6 मॉलिक्यूल है एंड सो ऑन। इसमें अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, फास्फोरस के पास 5 और 5 इसके पास, तो ये हो गया 10। और सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 और 6 फ्लोरीन के पास, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 12। अब देखिए ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसे कंपाउंड जिसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर वैलेंट कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपर वैलेंट कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, तो अब सवाल उठा कि जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो, फॉर एग्जाम्पल अमोनिया है, वाटर है, फॉस्फीन है, ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस सब मॉलिक्यूल में कितने होंगे, 8 होंगे। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें एग्जैक्ट 8 इलेक्ट्रॉन हो, दैट इज वो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हो, उन मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट मॉलिक्यूल्स। और इसको एक दूसरा नाम भी है, और क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये एक बात थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा, बेसिक चीज है। इसमें देखिए ये नेट में एक बार क्वेश्चन आ भी चुका है कि कौन सा एग्जांपल है जिसमें हाइपरवैलेंट कंपाउंड होगा। ठीक है, उसमें कई सारे एग्जांपल दिया था, उसमें PF5 भी था। तो ये एक हाइपरवैलेंट कंपाउंड है क्योंकि इसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। जब 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट मॉलिक्यूल कहेंगे या इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल कहेंगे, या जब अगर 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड कहेंगे। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड में एक खास बात होती है कि इन कंपाउंड्स में एक डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग शो करते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी सेंटर बॉन्डिंग बोलते हैं, मल्टी सेंटर बॉन्डिंग। ठीक है, तो दोस्तों वही पढ़ेंगे हम लोग, मल्टी सेंटर बॉन्डिंग के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए इस मॉलिक्यूल में B2H6 मॉलिक्यूल में देखिए BH3 मॉलिक्यूल तो एग्जिस्ट, जो BH3 मॉलिक्यूल है वो हमेशा ही ये डाइमराइज करके B2H6 बना देता है। ठीक है, B2H6 मॉलिक्यूल बना देता है, आपको मालूम होगा। अब इसका स्ट्रक्चर जो हम लोग एक्सरे एनालिसिस करते हैं, एक्सरे एनालिसिस
इससे क्या मालूम पड़ता है, एक्सरे एनालिसिस करने पे ये पता लगा कि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से है कि बोरान है, हाइड्रोजन, फिर बोरान, हाइड्रोजन एंड बोरान, और एक ये बिलो द प्लेन होगा हाइड्रोजन और एक अबव द प्लेन। ठीक है, इस तरह से। ठीक, तो आप देख सकते हैं ये दो जो हाइड्रोजन एटम है ऑन द प्लेन है, एक हाइड्रोजन एटम बिलो द प्लेन है और एक अबव द प्लेन है। ठीक है, इस मॉलिक्यूल में हर एक बोरॉन एटम, एक बोरॉन एटम जो है वो कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, देखिए 4 सिग्मा बॉन्ड है। अब 4 सिग्मा बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, जब भी 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन भी उसमें 4 होगा, दैट इज 4 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगी, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 होगा। तो यहाँ पे दोनों ही बोरॉन एटम चूंकि सिमेट्रिकल है इसलिए इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, अब इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि बोरॉन मॉलिक्यूल जो होता है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2p ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, जब बोरॉन एक्साइटेड होता है, जब इसको हम लोग एक्साइट कर देंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन ये जंप करके p ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो जब भी ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेगा तो इसमें sp3 जब हाइब्रिडाइजेशन हम लोग दिखाएंगे तो इस केस में एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगी, तभी तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। तो यहाँ पे देखिए जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो जितना हाइब्रिडाइजेशन होता है उतनी ही ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, दैट इज यहाँ पे 4 ऑर्बिटल बनेगी। इन 4 ऑर्बिटल में से 3 ऑर्बिटल्स में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन एक ऑर्बिटल जो होगी वो एम्प्टी होगी। तो इसमें हम लोग देखते हैं B2H6 मॉलिक्यूल में कि बोरॉन एटम है उसने 4 ऑर्बिटल का फॉर्मेशन किया इस तरह से। ठीक है, इन 4 ऑर्बिटल में अब देखिए दूसरा बोरॉन एटम होगा वो भी 4 ऑर्बिटल बनाएगा। ठीक है, sp3 ऑर्बिटल यहां पे देखिए, तो ये बोरॉन एटम जिसमें sp3 ऑर्बिटल है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, एक ऑर्बिटल ये एम्प्टी हो गई और ये कौन सी ऑर्बिटल है, sp3 है। ठीक है, sp3 ऑर्बिटल। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, एक बोरॉन एटम में ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ और एक ये एम्प्टी हो गई। ठीक है, तो अब देखिए इसके और यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम की 1s ऑर्बिटल होगी, ये हाइड्रोजन एटम है इसकी 1s ऑर्बिटल होगी, हाइड्रोजन एटम की 1s ऑर्बिटल जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और दूसरा हाइड्रोजन एटम जिसकी 1s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसकी 1s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेंगे, जो बीच वाला जो बॉन्ड है इसकी हाइड्रोजन की एक फील्ड ऑर्बिटल, इसकी एक फील्ड ऑर्बिटल और इसकी एम्प्टी ऑर्बिटल आपस में मिक्सिंग करती है। ठीक है, तो मिक्सिंग करने के बाद कैसा स्ट्रक्चर बनाएगी, मिक्सिंग अगर हो जाएगी तो यहाँ पे आप देखें कि मिक्सिंग करने के बाद कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर इसका बनाएंगी कि जब इसमें मिक्सिंग हो जाएगी तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, देखिएगा B है तो यहाँ पे मिक्सिंग हो जाएगी ऐसे। ठीक है, कुछ इस तरह से मिक्सिंग करेंगे। ठीक, अब इस मॉलिक्यूल में देखें कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इसका आ गया, एक इसका इलेक्ट्रॉन, एक इसका इलेक्ट्रॉन और एक इसकी एम्प्टी ऑर्बिटल। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम ने बॉन्ड बना लिया। इसमें भी एक इसका इलेक्ट्रॉन, एक इसकी एम्प्टी, एक इसका इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, ये हाइड्रोजन एटम होगा। अब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन बोरान का और 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बोरान का, 1 हाइड्रोजन का। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, 1 बोरान का, 1 हाइड्रोजन का और 1 बोरान का इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखेंगे इस मॉलिक्यूल में ये वाला जो बॉन्ड बन रहा है वो इसमें, इस बॉन्ड में आप देख सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 सेंटर है, तो इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये नॉर्मल बॉन्ड है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे जो देखेंगे यहाँ पे 3 सेंटर के बीच में एक हाइड्रोजन, 2 बोरान, 3 सेंटर के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलेंगे, या इसको हम लोग मल्टी सेंटर बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, अब इस मल्टी सेंटर बॉन्डिंग की वजह से
यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देता है कि अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो दो बोरान के बीच में जो बॉन्ड है वो कुछ बनाना लाइक बनाता है स्ट्रक्चर, यहाँ पे बनाना लाइक स्ट्रक्चर बनाता है ऐसा। इसीलिए जो ये वाला जो बॉन्ड होता है 3 सेंटेड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाला, ये यहाँ पे बनाना बॉन्ड भी बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बनाना बॉन्ड बनता है। अब इसमें क्या चीज आपको याद करने वाली बात है, ये तो सब आप पहले से जानते होंगे। इसमें आप देखिए कि इसमें क्या चीज में आपको लर्न करनी है, आपको ये एंगल याद रखना है कि BHB जो टर्मिनल एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है, 122 डिग्री, कहीं 120 भी लिखा होता है। ये वाला जो एंगल है BHB वाला, ये 97 डिग्री होता है, और एक ये वाला जो एंगल है ये कितना होता है 83 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये थी बोरान के बारे में इंफॉर्मेशन। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो देखिए दोस्तों, पहले हम लोगों ने B2H6 मॉलिक्यूल में मल्टी सेंटर बॉन्डिंग पढ़ी। अब हम लोग कुछ और एग्जांपल्स पढ़ेंगे इसमें मल्टी सेंटर बॉन्डिंग होती है। तो पहला एग्जांपल है आपका AlCl6 मॉलिक्यूल। अब AlCl6 मॉलिक्यूल जो है जैसे कि BCl3 मॉलिक्यूल होता है, सिमिलरली AlCl6 मॉलिक्यूल जो है इसमें अगर हम लोग देखें AlCl3 मॉलिक्यूल अगर हम लोग बनाते हैं तो एल्यूमिनियम के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्लोरीन एटम्स से आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो देखेंगे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये भी मॉलिक्यूल कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये भी मल्टी सेंटर बॉन्डिंग शो करेगा, दैट इज डाइमराइज करके Al2Cl6 का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो इसके में हम लोग बॉन्डिंग पढ़ते हैं, ये कैसे किस तरह से ये बनाता है। तो देखिए एल्यूमिनियम एटम सेंटर में होता है और एक क्लोरीन एटम ऐसे बना देंगे, ऐसे बना देंगे, और एक ऐसे बना देंगे। AlCl2 मॉलिक्यूल हमने लिख दिया, यहाँ पे 2 AlCl2 मॉलिक्यूल लिखेंगे। सिमिलरली एक एल्यूमिनियम ऐसे बना दिया, एक ये हो गया, और एक ऐसे और एक ऐसे। तो आप ऐसे इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इस मॉलिक्यूल को आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे। 2 AlCl3 मॉलिक्यूल हम लोगों ने ड्रॉ करे। अब इसमें हमें क्या करना है कि देखिए यहाँ पे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब यहाँ पे एक 2p ऑर्बिटल वैकेंट है। अब वो वैकेंट है तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकती है। अब जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगी। आपको मालूम है कि क्लोरीन एटम के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है तो वो क्या करेगा, वो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा ऐसे। सिमिलरली यहाँ पे भी क्लोरीन एटम है, इसके पास भी एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, वो भी यहाँ पे ऐसे बॉन्ड बना दिया, तो इसमें यहाँ पे बॉन्डिंग हो गई। तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और बाकी कितने 6 यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल्स में हम देखें कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन का है और एक एल्यूमिनियम का है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में इस बॉन्ड में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन का शेयर हो रहा है और एक एल्यूमिनियम का, ठीक है। जबकि यहाँ पे देखिए इस वाले मॉलिक्यूल में कितने सेंटर कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। अब देखेंगे यहाँ पे इस वाले मॉलिक्यूल में ये जो बॉन्ड बना हुआ है एल्यूमिनियम क्लोरीन बॉन्ड, इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक क्लोरीन का है और एक इलेक्ट्रॉन किसका है, एल्यूमिनियम का है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन से ये बॉन्ड बना है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने यूज हो रहे हैं 4, और सेंटर यहाँ पे कितने हैं 3। तो इसको हम लोग कहेंगे इस वाले बॉन्ड को यहाँ पे 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा कि Al2Cl6 मॉलिक्यूल में 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, जो कि है आपका I2Cl6 मॉलिक्यूल है। I2Cl6 मॉलिक्यूल भी इसी तरह से बॉन्डिंग करेगा। कैसे बॉन्डिंग करेगा कि ICl3 जो मॉलिक्यूल है, ICl3 मॉलिक्यूल वो भी डाइमराइज कर जाता है और I2Cl6 का फॉर्मेशन करता है। अब इसमें देखेंगे कि आयोडीन का स्ट्रक्चर अगर हम लोग ड्रॉ करें ICl3 मॉलिक्यूल का, तो ये कैसा होगा, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। एक मॉलिक्यूल ऐसा हो गया, दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे, दूसरा मॉलिक्यूल हम लोग ड्रॉ करेंगे इसी तरह से। ये आयोडीन हो गया, ये Cl मॉलिक्यूल और ये Cl, ठीक है। ऐसे हम लोगों ने ड्रॉ कर लिए। अब हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे बॉन्डिंग हुई थी सिमिलर बॉन्डिंग यहाँ पे भी होगी।
तो इसके लिए क्या होगा कि आपको पता है कि आयोडीन के पास एक वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है और इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है क्लोरीन के पास। तो ये ऐसे इसको ये बॉन्ड बना देगा, यहाँ पे भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। अब इसमें हम देखें इस मॉलिक्यूल में कि क्लोरीन के पास तो आयोडीन के पास तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो गए बॉन्डिंग में, 1, 2 और 3। हर एक आयोडीन एटम के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसमें से सिग्मा बॉन्डिंग के लिए कितने यूज हो गए, देखिए 1, 2 और 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ 2 लोन पेयर, दैट इज यहाँ पे एक लोन पेयर ऊपर होगा और एक लोन पेयर ऐसे नीचे होगा। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल में इस तरह से दो लोन पेयर होंगे, हर एक आयोडीन एटम के पास 2-2 लोन पेयर होंगे। तो इसका अगर हम लोग शेप देखें तो शेप कैसा होगा, इस मॉलिक्यूल को अगर हम देखें तो इसको आप ऐसे बना करके ऐसे बनाएं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल का अगर हम लोग शेप ड्रॉ करें, ठीक है, पहले तो हम देखें इसकी ज्योमेट्री और फिर इसका हम लोग शेप देखें। दो चीज हम लोग निकालते हैं, ज्योमेट्री और शेप निकालते हैं। तो इसमें आप देखिए कि यहाँ पे हर एक आयोडीन एटम के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4 और 2 लोन पेयर है। टोटल हर एक आयोडीन एटम के पास अगर हम सम देखें तो इस मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का जो सम है वो कितना है, 6 है। ठीक है, 6 का मतलब यहाँ पे ज्योमेट्री कैसी होगी, 6 के लिए जो ज्योमेट्री होती है जब सब सम 6 होता है तो ज्योमेट्री कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है। ठीक है, तो शेप कैसा होता है, अगर हम इसका शेप देखेंगे, उस शेप में जब शेप हम लोग देखते हैं तो लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि लोन पेयर का कोई शेप नहीं होता। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये ऐसे प्लेनर मॉलिक्यूल है और इसमें एक लोन पेयर एक ऊपर नीचे है और यहाँ पे भी एक लोन पेयर ऊपर नीचे है। तो इस मॉलिक्यूल में क्या होगा कि ये प्लेनर होगा और यहाँ पे एक लोन पेयर ऐसे होगा और एक लोन पेयर ऐसे होगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, ये प्लेनर। तो इस मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा, प्लेनर होगा। ठीक है, तो दोस्तों आप इसको याद कर सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, जो क्या है आपका BeCl2 मॉलिक्यूल है। अब आपको देखना है कि BeCl2 मॉलिक्यूल में जो BeCl2 मॉलिक्यूल आपने लिखा, इस BeCl2 मॉलिक्यूल में बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से आ गए, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। होने कितने चाहिए थे, 8। इसका मतलब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम है, तो ये भी कैसा मॉलिक्यूल हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इसका मतलब ये क्या शो करेगा, मल्टी सेंटर बॉन्डिंग शो करेगा, मल्टी सेंटर बॉन्डिंग ये मॉलिक्यूल शो करेगा। तो इसमें हमें याद करना है, क्या याद करना है कि देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हमें मालूम है BeCl2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो है लीनियर होता है, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इसमें आपको देखना है कि एक बार क्वेश्चन आया था, क्या है क्वेश्चन की, above 900 डिग्री सेंटीग्रेड BeCl2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट एज। ठीक है, तो कि उसमें पूछा था कि 900 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे BeCl2 मॉलिक्यूल किस तरह से एग्जिस्ट करता है। तो आप याद रखिएगा, above 900 डिग्री सेंटीग्रेड, 900 डिग्री सेंटीग्रेड के अबव टेम्परेचर पे ये मोनोमर होता है। क्या होता है, मोनोमर। ठीक है, मोनोमर होता है, इसका मतलब है कि ये मोनोमर मॉलिक्यूल हो गया, तो ये मोनोमर मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, ये अबव 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो यही चीज आपसे नेट में पूछी गई थी। अब चूंकि ये तो पूछा जा चुका है, तो आप क्या पूछ सकते हैं, अब देखिए इसमें वेपर फेज में हम देखेंगे, इसका वेपर फेज का जो स्ट्रक्चर है, वेपर फेज में ये मिक्सचर में एग्जिस्ट करता है, दैट इज मोनोमर प्लस डाइमर बनाता है। क्या बनाता है, 2 मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है, मोनोमर प्लस डाइमर। तो मोनोमर का मतलब क्या हो गया कि ये इस तरह से एग्जिस्ट करेगा, ClBlCl3। और डाइमर कैसे बनाएगा, ये देखिए BeCl मॉलिक्यूल में ऐसे बना दें, सॉरी ऐसे बना दें,
फिर दूसरा मॉलिक्यूल भी हम ऐसे ड्रॉ कर दें। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे देखिए जिस तरह से पहले हम लोगों ने देखा था, जो बॉन्डिंग हम लोगों ने ड्रॉ करी थी उसमें इसी तरह से हम लोगों ने मल्टी सेंटर बॉन्डिंग को दिखाया। अब यहाँ पे क्लोरीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेगा, बेरिलियम को डोनेट कर देगा और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे ये कौन कैसा बॉन्ड है, ये है टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो गया। ठीक है, जबकि ये कैसा बॉन्ड हो गया, अब इसको आपको डिफाइन करना है, ये कैसा है, ये थ्री सेंटर्ड फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो गया, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था किसमें, Al2Cl6 मॉलिक्यूल में पढ़ा था। ठीक है, अब आप देखिए वेपर फेज में ये डाइमर प्लस मोनोमर में एग्जिस्ट करते हैं, ये बात आपको याद करनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें सॉलिड स्टेट में क्या होता है, कि सॉलिड स्टेट में, तो सॉलिड स्टेट में ये मॉलिक्यूल जो है वो पॉलीमर में एग्जिस्ट करता है, पॉलीमर बनाता है। ठीक है, अब आपको एक चीज और देखनी है, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे BeCl2 मॉलिक्यूल जब ये लीनियर है, तो लीनियर मॉलिक्यूल है तो हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका sp2। अब यहाँ पे देखिए हर एक बेरिलियम एटम के अराउंड कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड है तो sp हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसी तरह हम देखेंगे कि BeCl2 मॉलिक्यूल जो है वो सॉलिड स्टेट में पॉलीमर बनाता है। पॉलीमर कैसे बनेगा, कि हम एक BeCl ऐसे बनाते हैं मॉलिक्यूल, इस तरह से ये ऐसे बनाएंगे, ऐसे एक और मॉलिक्यूल बना लेते हैं Be, ऐसे इस तरह से। अब ये पॉलीमर कैसे बनाएगा, दैट इज यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इसको डोनेट कर देगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे बनाएगा और ये ऐसे बनाएगा। हर एक बेरिलियम एटम जो है वो 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है, बोरान एटम है, इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन कर रहा है, ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन कर रहा है, दैट इज का हाइब्रिडाइजेशन अब क्या हो जाएगा, sp3। तो ये चीज आपको लर्न करनी है कि यहाँ पे आप क्या पूछ सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकते हैं। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, जो आपका क्या है, VO एसीटोन होल ट्वाइस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वैनेडिल एसिटिल एसीटोन। ठीक है, तो देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है ये। यहाँ पे एसिटिल एसीटोन जो लिगैंड लिखा हुआ है, ये आपको पता होगा एसिटिल एसीटोन क्या होता है। अगर हम लोग ये एग्जांपल लिखें CH3CO CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, इसे हम क्या कहते हैं, इस ऑर्गेनिक मॉइटी को, इसको हम लोग कहते हैं एसिटिल एसीटोन। ठीक है, इसमें क्या होगा कि ये वाला जो प्रोटॉन है, यहाँ पे आप देखिए कि जब 2 कार्बोनिल ग्रुप के बीच में एक CH2 ग्रुप फ्लाइंड है, तो इसमें क्या होगा कि ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऐसे कंपाउंड जिसमें 2 CO के बीच में एक CH2 ग्रुप हो, उसको हम लोग कहते हैं एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड है, ये एक्टिव मेथिलीन। अब ये एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड क्या होते हैं, यहाँ पे जो प्रोटॉन होते हैं वो काफी एसिडिक इन नेचर होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो जब ये हम यहाँ से प्रोटॉन एक इसमें अगर बेस की रिएक्शन करा दें, फॉर एग्जाम्पल NaOH पे हम ऐड कर दें, तो यहाँ से एक प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा और एनायन का फॉर्मेशन होगा, तो एनायन का जनरेशन करेगा, दैट इज C डबल बॉन्ड O CH माइनस C डबल बॉन्ड O CH3, ये बनाएगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इनोलेट आयन बनाएगा, ये इनोलेट आयन। अब ये क्या करेगा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, ये बॉन्ड यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ आएगा, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, दैट इज CH3C
O माइनस डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O CH3। फिर क्या करेगा, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये फिर से रिजोनेंस स्टेबलाइज करेगा, दैट इज ये बॉन्ड यहाँ आएगा, इलेक्ट्रॉन ये यहाँ आएगा और ये यहाँ चला। तो ये स्टेबलाइज करके CH3 C डबल बॉन्ड O CH C O माइनस CH3 हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है कि इसको हम इक्विवेलेंट कैसे लिख सकते हैं। अब ये जो डबल बॉन्ड है ये 5 एटम्स पे रिजोनेट कर रहा है, तो इसको हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, इसको हम लोग दिखा सकते हैं इस तरह से CH3 CO CH CO CH3। ठीक है, इसमें इस मॉलिक्यूल में क्या होगा कि जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है वो 5 एटम पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, दैट इज ये डबल बॉन्ड जो है वो रिजोनेट कर रहा है। अभी क्या होगा कि क्योंकि यहाँ पे 2 डोनर एटम है, ये क्या है, ये डोनर एटम्स हैं, तो ये 2 डोनर एटम में बाइडेंटेड लिगेंड की तरह ये बिहेव करेगा, और बाइडेंटेड की तरह जब बिहेव करेगा तो ये रिंग का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 बाइडेंटेड लिगेंड है एसिटिल एसीटोन। ठीक है, तो इसमें क्या कराएंगे कि वैनेडियम जो है, इसमें हम लोग देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल बनाता है ये। वैनेडियम एटम ऐसे होता है और इसके साथ, इस वैनेडियम एटम के साथ ये बॉन्डिंग करता है कुछ इस तरह से। यहां पे एक ऑक्सीजन ऐसे, एक ऑक्सीजन ऐसे होता है, यहां पे ऐसे। ठीक है, ये एसिटिल एसीटोन मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल में यहां पे क्या हो जाएगा, CH की हो गया CH3 और आप देखिए सॉरी C, ये वाला जो एटम है यहाँ पे CH3 मॉलिक्यूल हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, CH होगा और ये CH3 ऐसे बनाएंगे। ठीक है, अब ये जो कि रिजोनेंस हो रहा है, इसको हम रिजोनेंस यहाँ पे दिखा सकते हैं कि डबल बॉन्ड जो है वो रिजोनेंस कर रहा है। ठीक है, सिमिलर इधर भी स्ट्रक्चर बनेगा, CH3 CH3। ठीक है, अब यहां पे भी क्या हो रहा है, सॉरी यहां पे एक होगा CH, तो ये रिजोनेंस कर रहा है। अब इस मॉलिक्यूल में लोग देख सकते हैं कि ये कुछ स्क्वायर पिरामिडल इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है। जो वैनेडियम एटम है वो स्क्वायर पिरामिडल इन्वायरमेंट, दैट इज इस प्लेन से थोड़ा सा अबव द प्लेन है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्डेड हो, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर आप नोट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पे हमने हाइड्राइड लिख दिए हैं नाइट्रोजन फैमिली के। इसमें हमें क्या करना है, इन हाइड्राइड्स में हमें बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है कि बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो एलिमेंट की है वो डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखिए कि हर एक नेक्स्ट एलिमेंट पे जाने पे हर एक सबशेल जो एक सबशेल बढ़ जाती है। इसका मतलब है यहाँ पे नाइट्रोजन के पास केवल 2s और 2p ऑर्बिटल होगी, जबकि फास्फोरस के पास 3d ऑर्बिटल भी होगी। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे बेसिसिटी को कंपेयर करने के लिए हमें क्या देखते हैं। देखिए बेसिसिटी जो है, बेसिसिटी मेनली लेविस बेसिसिटी की बात करेंगे। लेविस बेसिसिटी, लेविस बेसिसिटी क्या होता है, लेविस बेसिसिटी जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी पे डिपेंड करती है लेविस बेसिसिटी, दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी लेविस बेसिसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि कौन सा मॉलिक्यूल जल्दी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो आप ये देखिए कि हर एक मॉलिक्यूल के पास एक एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट किया जा सकता है दूसरे एलिमेंट को। तो इसमें कंपेयर करने के लिए, बेसिसिटी कंपेयर करने के लिए हम देखेंगे कि नाइट्रोजन और फास्फीन में अगर हम देखेंगे, अमोनिया और फास्फीन में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि अवेलेबल है किसके लिए, डोनेशन के लिए अवेलेबल है। अगर इसको हम H+ आयन से साथ रिएक्ट कराएं तो ये क्या करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H+ आयन को डोनेट कर देगा
और डोनेट करने के बाद NH4 प्लस आयन का फॉर्मेशन करेगा। दैट इज यहाँ पे ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन प्रोटॉन की वैकेंट s ऑर्बिटल में ये डोनेट कर रहा है। ठीक है, सिमिलर में क्या होगा कि जब फास्फीन की रिएक्शन आप कराएं H प्लस आयन के साथ, तो इसके पास भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी डोनेट कर सकता है। लेकिन यहां पे आप देखेंगे कि एक इसके पास एक वैकेंट क्या होता है, वैकेंट d ऑर्बिटल होती है, वैकेंट d ऑर्बिटल होती है। ठीक है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और एक वैकेंट d ऑर्बिटल भी है। यहां अमोनिया के पास नहीं है, तो ये क्या करता है, इसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसमें शिफ्ट कर देता है, वो d ऑर्बिटल में, वैकेंट d ऑर्बिटल में ये लोकेटेड हो जाते हैं। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो लेस अवेलेबल है, तो क्या होगा, जब अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैकेंट d ऑर्बिटल में ये डोनेट कर देगा, तो लोन पेयर आर लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन, डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, और डोनेशन के लिए जब अवेलेबल नहीं होंगे तो लोअर बेसिसिटी होगी। कैसी होगी, लोअर बेसिसिटी होगी। ये बात हमें पता लग गई। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि फास्फोरस के पास जो है वो वैकेंट d ऑर्बिटल है, जिसमें अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो शिफ्ट कर देता है। अब ये शिफ्ट कर देगा तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं होगा, तो बेसिसिटी जो मॉलिक्यूल की है वो कम हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि इससे रिएक्ट तो करेगा और pH4 मॉलिक्यूल तो बनाएगा। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं कि जो वैकेंट d ऑर्बिटल सब में होगी, नाइट्रोजन के को छोड़ दें तो इसमें क्या होगा, लेविस एसिड बेसिसिटी का ऑर्डर जो है वो डिक्रीज करता जाएगा। ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी जो है वो ग्रुप में डाउन जाने पे डिक्रीज करती चली जाएगी। इसीलिए ये क्या होगा, लेविस बेसिसिटी ऑर्डर होगा। ठीक है, तो ये लेविस बेसिसिटी ऑर्डर होगा। एक तरीके से और इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहां पे हम देखेंगे कि अमोनिया H प्लस आयन से रिएक्ट करके अमोनियम आयन बनाता है, साथ ही साथ कुछ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, कुछ एनर्जी जो रिलीज होती है, उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, ये एनर्जी रिलीज होगी, इस एनर्जी को हम लोग कहते हैं प्रोटॉन एफिनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटॉन एफिनिटी। ठीक है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और प्रोटॉन एफिनिटी यहाँ पे एलिमिनेट होती है। इसमें प्रोटॉन एफिनिटी और इसके मॉलिक्यूल के लिए भी प्रोटॉन एफिनिटी होती है, डेल्टा H, प्रोटॉन एफिनिटी। तो आप देख सकते हैं ये जो अमोनिया है, अमोनिया के केस में प्रोटॉन एफिनिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फास्फेट। तो हम ये कह सकते हैं अप टू डाउन जाने पे प्रोटॉन एफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज कर जाती है, इसीलिए बेसिसिटी है वो भी डिक्रीज कर जाती है। तो हम क्या कह सकते हैं, on going down the group, on going down, proton affinity decreases, hence basicity of molecules decreases। तो बात समझ में आ गई। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अप टू डाउन जाते हैं तो प्रोटॉन एफिनिटी डिक्रीज करती है, इसीलिए बेसिसिटी भी डिक्रीज कर जाती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि अमोनिया से डाउन जाने पे क्या होता है कि अवेलेबल d ऑर्बिटल होती है, जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस अवेलेबल होते हैं डोनेशन के लिए, इसलिए बेसिसिटी भी डिक्रीज कर जाते हैं। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।